हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? मैं पिछले लेक्चर के साथ कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड किया था पीडीएफ के फॉर्म में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बनाए होंगे। जो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, बहुत लोग अच्छा स्कोर किए, किसी किसी का कम भी स्कोर हुआ, तो घबराना नहीं है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। आप बार बार लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट में, जो अपना ऑनलाइन टेस्ट होगा, हर लेक्चर के बाद 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में सेट करूँगा। आज का लेक्चर आप पढ़ने के बाद, देखने के बाद जो है, फिर आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, और वो क्वेश्चन बना करके ईमेल और फ़ोन नंबर डालने के बाद आप मुझे ज़रूर जो है सबमिट करेंगे। इससे क्या होता है, मुझे सभी बच्चों का परफॉर्मेंस जानने का मौका मिलता है। तो आप ध्यान से लेक्चर देखिए, एक एक बात बिल्कुल एनसीईआरटी का टू द पॉइंट बात बताएंगे, और एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़िए। जो नोट्स इससे पहले मैं अटैच किया हूँ लेक्चर 1 के साथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो लेक्चर 1 है उसके साथ जो किया हूँ, वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट है। आप उनको ही पढ़ेंगे। और जो ये लेक्चर अभी चल रहा है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहा है, हूबहू एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहा है। तो आप ये भी मैं सेंड करूँगा, ये भी मैं अपलोड करूँगा लेक्चर के साथ, तो आप इसको भी देखेंगे। और साथ साथ एनसीईआरटी, तो अपन जो है 3 टाइम्स एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा, तो बातें समझ में आएगी। आप एनसीईआरटी को पढ़ने का कुछ तरीका होता है। आप पहले कुछ पढ़ के आइए, फिर लेक्चर सुनिए, दोबारा फिर से एनसीईआरटी में जाइए, फिर हमारा नोट्स पढ़िए, फिर क्वेश्चंस बनाइए। जहाँ दिक्कत होती है आप 1 to 1 आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पूछ रहे हैं, तो शर्माना नहीं है, घबराना भी नहीं है। आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। मैं जो ही फ्री रहूँगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा, वॉइस मैसेज के रूप में, चाहे मैं रिटर्न फॉर्म में, या फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके मैं आपका हर क्वेरीज का मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए, पिछला लेक्चर में हमने कुछ बातें सीखी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावर के बारे में हमने देखा था। आज देखते हैं एक्चुअल में फ्लावर बोलते किसको हैं। बायोलॉजिस्ट के लिए तो पिछले लेक्चर में बोले थे कि फ्लावर क्या है, साइट प्रोवाइड करता है। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन फ्लावर है क्या एक्चुअली, पूछेगा फ्लावर क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, फ्लावर को बोलते हैं मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर क्या है? इज ए मॉडिफाइड शूट बोलते हैं, शूट्स बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। आप इस डिफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और देखे थे हम लोग पहले लेक्चर में, फ्लावर का एस्थेटिक्स प्लेजर में यूज होता है, और बहुत सारे जो फंक्शंस है, बहुत सारे जो इमोशंस है, उसके एक्सप्रेशन में फ्लावर का यूज हम लोग सदियों से अपने कल्चर में ये शामिल रहा है। तो वो बात एक अलग स्पेक्ट्स है। सेंट मिला था, परफ्यूम्स मिला था, वो एक अलग स्पेक्ट्स है। लेकिन प्लांट के लिए फ्लावर क्या है, तो ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, पार्ट है प्लांट का, जो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। और ये है क्या एक्चुअली में, तो मॉडिफाइड शूट। ठीक है, आप ध्यान रखें क्या है ये, मॉडिफाइड शूट। ध्यान रखें, मॉडिफाइड शूट।
अब देखिए जो कुछ बातें उधर रह गई थी, होल्ड्स, क्या बोलते हैं, होल्ड्स ऑफ फ्लावर, होल्ड्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर। तो इसमें 4 होल्ड है। जो आउटर मोस्ट था, आउटर मोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, बस ये होल्ड वर्ड का यूज नहीं कर पाए थे। क्या बोले थे, कैलिक्स। दूसरा क्या था, सेकंड मोस्ट कौन था, सेकंड मोस्ट फ्रॉम आउटसाइड कह लीजिए, वो क्या है, कोरोला। और तीसरा क्या था, तीसरा था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और लास्ट वन चौथा क्या था, गायनोसियम बोले थे। गायनोसियम बोले थे। ये 4 होल्ड, इसमें से ये जो 2 होल्ड है, आउटरमोस्ट 2 होल्ड है, वो क्या है, ये आउटरमोस्ट 2 होल्ड है, ये क्या है, ये इसको बोले थे हम लोग एसेसरी होल्ड बोले थे, एसेसरी। क्या बोले थे, एसेसरी होल्ड बोले थे, एसेसरी होल्ड्स। और ये जो 2 है, इनरमोस्ट 2, इसको बोले थे हम लोग रिप्रोडक्टिव होल्ड्स, रिप्रोडक्टिव होल्ड्स बोले थे। एसेसरी को हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं। नॉन एसेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में भाग नहीं लेता है। और ये 2 क्या है, नेसेसरी होल्ड है, एसेंशियल होल्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसेंशियल ही बोलते हैं। तो ये एसेसरी और ये एसेंशियल, एसेसरी बोलिए या नॉन एसेंशियल बोलिए, इसको हम लोग नॉन एसेंशियल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग फ्लावर का पार्ट्स पढ़ चुके थे। हम लोग जो है स्टामिन, जो क्या था, यूनिट था एंड्रोसियम का, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था स्टामिन, उसके बारे में भी पढ़े थे। थोड़ा सा हम लोग पीछे वाली क्लास का रिकैप कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं बात को। अब देखिए ये क्या है, ये तीसरा पार्ट देखिए हम लोग का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या बोले थे इसको हम लोग, ये क्या था, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोले थे। ठीक है, और इसके यूनिट को क्या बोले थे, रिकॉल कीजिए, यूनिट क्या कहलाया था, स्टामेन, स्टामेन बोले थे। क्या बोले थे, स्टामेन बोले थे। क्या बोले थे, स्टामेन बोले थे। और ये स्टामेन का डायग्राम हमने बनाया था, वो देखिए क्या था, इस टाइप का स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अलग स्ट्रक्चर है। ये इसको हम लोग कनेक्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं। और फिर अपना ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये
ये क्या था, ये फिलामेंट था, फिलामेंट था, फिलामेंट, और ये कनेक्टिव, कनेक्टिव, ये दोनों क्या था, स्ट्राइल पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, स्ट्राइल, स्ट्राइल पार्ट। और ये जो है, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोले थे, रिकॉल कीजिए, एंथर बोले थे, एंथर बोले थे। और ये क्या था, फर्टाइल पार्ट था, ये फर्टाइल पार्ट था, ये बात ध्यान रखेंगे। ये एंथर कैसा था, तो ये डायथिकस था, क्या था, डायथिकस, बायलोब्ड था, एक लोब, ये लोब दूसरा, बायलोब्ड था। ये क्या है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, क्या है ये, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब होता है। और ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोले थे फिलामेंट। और यहाँ पर इसको क्या बोले थे, याद कीजिए, इसको बोले थे प्रोक्सिमल एंड बोले थे, क्या बोले थे, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड बोले थे, क्या बोले थे, प्रोक्सिमल एंड। और ये हेल्प्स किया था, अटैच्ड रहा था, अटैच्ड विथ, याद कीजिए, ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, थैलामस, थैलामस, और या नहीं तो कार्पेल से भी रह सकता है, सॉरी कार्पेल नहीं, कोरोला से, कोरोला से। याद है, जो 4 होल था उसमें से जो आउटरमोस्ट था उसका नाम कैलिक्स, उसके अंदर क्या था, कोरोला, जो कलर्ड पार्ट हुआ करता है फ्लावर का, उसके अंदर स्टामेन, एक भी हो सकता है नंबर, एक से अधिक भी हो सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और क्या है, जो सबसे बीच में है वो कार्पेल या पिस्टिल बोले थे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। बर्ड कंडीशन में कैलिक्स का काम क्या है, ये कवर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, फ्लावर को, चारों साइड से कवर। कैलिक्स ग्रीन कलर का होगा, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। और ये पोर्शन थैलामस से अटैच रहेगा, ध्यान रखना है। ये सब बात हम लोग देख चुके थे। अब चलिए उधर देखते हैं, हम लोग को याद हो तो हम लोग जो है एंथर का टीएस देखे थे, ट्रांसफर सेक्शन देखे थे, उसमें 2 लोब पढ़ चुके थे। और ईच लोब के पास क्या था, 2 थिका था। तो एंथर एज ए होल क्या था, टेट्राथिकस था। आइए वहाँ से हम लोग कोरिलेट करते हैं बात को। ये वाला डायग्राम, ये क्या है, 1 थिका, ये दूसरा थिका, तीसरा, चौथा टेट्राथिका। याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। एंथर में कितना था वाल, 4 वाल था, एंथर का 4 वाल था। सबसे बाहर वाला क्या था, याद कीजिए, एपिडर्मिस, मेरे साथ बोलिए, एपिडर्मिस। दूसरा क्या था, एंडोथीसियम। तीसरा क्या था, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर का हो सकता है। और ये तीनों जो लेयर है एंथर वाल का, जो 3 लेयर है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन के साथ साथ डेहिसेंस में हेल्प करता है। जब एंथर मैच्योर होता है तो वो डेहिसेंस में भाग लेगा। तो यही 3 वाल जो है इनिशियल कंडीशन में तो प्रोटेक्शन दिया, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मिडिल लेयर, इसमें सेलुलर फाइबर का थिकनिंग आता है। ये क्या करता है, आफ्टर मैचुरेशन ये वाटर ऑब्जर्व करता है और स्वेलिंग होता है, फिर क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है। और वहाँ से क्या होता है, फिर मैच्योर पोलन ग्रेन बाहर आता है। ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला भी हम लोग देखे थे। ये एंथर का 4 लोब, माइक्रोस्पोरेंजियम बोले थे यहाँ पर, इसी को पोलन सैक बोले थे। इसका बोले थे डिसेक्शन करके देखिए तो ये 4 लेयर नज़र आया था। ये सब हम लोग देख चुके थे। क्या था ये हम लोग का
ये देखिए एपिडर्मिस, फिर क्या था एंडोथीसियम दूसरा लेयर, मिडिल लेयर बोले थे 1 से लेकर के 3 लेयर के बीच हो सकता है। और ये क्या था माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये देखिए टपेटम, टपेटम को बोले थे कि ये जो सेल होता है ये डेंस साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये नॉर्मली मल्टी न्यूक्लिएट या बाय न्यूक्लिएट बोलते हैं, आपका एनसीईआरटी बाय न्यूक्लिएट कंडीशन लिखा है। यहाँ अलग बात है कि एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, बाय न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और ये चारों साइड से होगा, पिछले क्लास से कोरिलेट कीजिए बात को, ठीक है। और ये टपेटम क्या करता है, न्यूट्रिशियस सेल्स होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा न्यूट्रिशन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ये जो एंथर वाल है ये क्या हुआ, यहाँ से डेहिसेंस हुआ, ब्रेकिंग हुआ। जो ब्रेकिंग के लिए स्ट्रक्चर होता है स्टोमियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टोमियम बोलते हैं। तो स्टोमियम के पास से क्या हुआ, ये 3 लेयर जो आउटरमोस्ट लेयर है एंथर वाल का वो क्या हुआ, ब्रेक किया और यहाँ से मैच्योर पोलन ग्रेन क्या हुआ, बाहर आता है। इसमें देखे तो ये टेट्राथिका था, लेकिन यहाँ पर पूछेगा कितना थिका रह गया, तो ये दोनों मिलकर के एक हो गया और ये दोनों मिलकर के एक हो गया, तो डायथिकस कंडीशन है। मैच्योर एंथर में क्या होता है, डायथिकस नॉट टेट्राथिकस, ये दोनों मिल करके एक हो गया और यहाँ से वो निकलेगा, तो एक इधर थिका और एक इधर थिका। फाइनल इमेच्योर में पूछेगा तो 4 थिका, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखे थे पोलन ग्रेन के बारे में, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखे थे कैसे हुआ था। आज थोड़ा सा हम जो है देखते हैं एंथर वाल के नीचे कौन सा सेल था, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, याद कीजिए पिछला क्लास का बात। देखिए इधर ये क्या हुआ था, ये अपना एंथर का डिसेक्शन दिख रहा है। ये क्या है, एंथर वाल, क्या है ये एंथर वाल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्या है ये, एपिडर्मिस। इसके नीचे जो है ये स्पोरेंजियम है, यहाँ भी स्पोरेंजियम होगा, इधर भी स्पोरेंजियम होगा। और ये स्पोरेंजियम का जो सेल्स है यहाँ पर, ये जो सेल्स है यहाँ पर, ये जो सेल है यहाँ पर, ये सब कैसा नेचर का था, होमोस्पोरस नेचर का था। क्या था, होमोजीनस नेचर का था। और यहाँ ये होमोजीनस जो नेचर का सेल था ये क्या था, स्पोरोजीनस टिश्यू बनाया था। क्या बनाया था, स्पोरोजीनस टिश्यू बनाया था ये, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये सेल ऐसे ही किए हैं, ये डिप्लॉयड नेचर का सेल होता है, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। और इच टिश्यू, ये टिश्यू का जो सेल्स है वो क्या है, होमोजीनस नेचर का। होमोजीनस मतलब सभी सेल लगभग जो इक्वल शेप साइज का है। और ये कवर है, अगर यदि इसको आप बोलेंगे इंडोथीसियम, और इसके अंदर जो है मिडिल लेयर का लेयर दे सकते हैं आप, दिखा सकते हैं।
ये मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, और ये मिडिल लेयर के अंदर अगर हम समझने के लिए यहाँ पर जो है हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। तो इसको इसके चारों साइड से जस्ट जो कवर किए हुआ है, ये जो चारों साइड से कवर किए हुआ है इस टाइप का सेल्स, इसको बोलते हैं हम लोग टपेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टपेटम बोलते हैं, टपेटम। इसमें नहीं दिखाए हैं टपेटम, ये क्या है? टपेटम, टपेटम। और ये क्या है? तो यही स्पोरोजिनस टिश्यू है। और इसका सेल कैसा है? इसका सेल कैसा है? होमोजीनस नेचर का, होमोजीनस नेचर का सेल है, ठीक है, होमोजीनस। अभी देखिए यहाँ जो सेल है, होमोजीनस नेचर का जो सेल है ये, इसको देखिए क्या है, ये होमोजीनस नेचर का जो सेल लिख रहे हैं, ये होमोजीनस नेचर का, यही सेल बाहर कीजिए। ये सेल क्या है? होमोजीनस नेचर का सेल। ये डिप्लॉयड, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मेगा सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर मेगा सेल, माइक्रोस्पोर मेगा सेल। मेगा सेल बोलते हैं। मेगा सेल मतलब बड़ा सेल, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी मेगा नहीं, मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए इसको। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका एक नाम और भी होता है, इसका नाम पीएमसी भी बोलते हैं, पोलन मदर सेल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीएमसी, पोलन मदर सेल। एक्चुअली इस सेल में होना क्या है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये तो डिप्लॉयड सेल है ना। इस सेल में क्या होएगी? इस सेल में क्या होना है समय के साथ? इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस 1 और 2, 1 एंड 2। क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? यहाँ से बनेगा 4 सेल वाला स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेगास्पोर टेट्राड। मियोसिस में तो एक सेल फाइनली यदि पूरा मियोसिस 1 और 2 कंप्लीट होता है तो 2 सेल एक बार, फिर 2 सेल एक बार, टोटल 4 सेल बदलता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेगास्पोर टेट्राड, या पोलन टेट्राड ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ईच सेल्स ऑफ टेट्राड क्या होगा? ये जो सेल है, ये ईच सेल ऑफ टेट्राड क्या है? ईच सेल ऑफ टेट्राड, ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होगा? डिप्लॉयड कि हैप्लॉयड? हैप्लॉयड होगा। क्या होगा? हैप्लॉयड, हैप्लॉयड होगा। इतना बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये पोलन ग्रेन नहीं कहलाएगा। पोलन ग्रेन कैसे बनता है, थोड़ा इसको देखना है। देखिए ये जो पोलन टेट्राड है,
ये जो पोलन टेट्राड है अपन, पोलन टेट्राड में जो 4 सेल बना है, ये इसमें से कोई भी सेल, ये सेल मान लीजिए ये डेवलप हुआ, इसको हम बाहर किए। अब ये पोलन टेट्राड का हैप्लॉइड वाला सेल है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होगा, माइटोसिस होता है। पोलन ग्रेन बनने से पहले माइटोसिस होगा। और ये क्या होता है, फाइनली ये इस तरह से डिवाइड करता है, इस तरह से डिवाइड करता है। अनइक्वल माइटोसिस है, इसको क्या लिखिएगा, अनइक्वल माइटोसिस, ये याद रखना जरूरी है। इसमें क्या होता है, इस तरह का सेल बनता है। एक सेल बनता है जिसका न्यूक्लियस इरेगुलर है और एक सेल बनता है जिसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप है। जो स्पिंडल शेप वाला न्यूक्लियस वाला सेल है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बोलते हैं इसको। और ये जो लार्ज इरेगुलर वाला है इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस इरेगुलर है, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूक्लियस क्या है, इसका इरेगुलर है, इरेगुलर न्यूक्लियस, बहुत इम्पोर्टेंट है। इरेगुलर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये क्या है, स्पिंडल शेप बोलते हैं, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा। और ये क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो सेल है 2 सेल स्टेज कहलाता है। समय के साथ क्या होता है, इस सेल के चारों साइड 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है। 2 लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, तो टपेटम के सेल से निकलने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, यूबिस बॉडी बोलते हैं। यूबिस बॉडी आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जानिए फिलहाल। यूबिस बॉडी स्पोरोपोलिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखिए, इसको थोड़ा सा और भी तरीके से बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्पिंडल शेप वाला, ये लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस वाला, ठीक है। ये सेल, इसके चारों साइड एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जो क्या कहलाएगा, याद कीजिए, एक्जाइन कहलाएगा। और एक्जाइन के भी बाहर एक लेयर और फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट एरी, कैरेक्टरिस्टिक एरी वाला, इस तरह से। ये अब जाकर के ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन कहलाएगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्जाइन, एक्जाइन बोलते हैं। और ये क्या है, इंटाइन, इंटाइन। और ये एक्जाइन चूँकि क्या है, ये बना रहता है स्पोरोपोलिन का, ये याद रखना है, स्पोरोपोलिन का, स्पोरोपोलिन का। और ये हार्डेस्ट मटेरियल है, क्या है ये, हार्डेस्ट, प्लांट पार्ट का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ये,
ऑर्गेनिक मटेरियल नोन इन प्लांट स्पोरोपोलिन, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये जो है रेसिस्टेंट होता है, किसके प्रति रेसिस्टेंट होता है? ये रेसिस्टेंट टुवार्ड्स, किसके किसके प्रति? ये पूछता है एग्जाम में। रेसिस्टेंट, मोस्ट रेसिस्टिव बायोलॉजिकल मटेरियल बोलते हैं इन प्लांट, मोस्ट रेसिस्टिव, एक मिनट, अरे क्या बोलते हैं, मोस्ट रेसिस्टिव बायोलॉजिकल मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। याद रखिएगा। और ये रेसिस्टेंट होता है कौन कौन सा, किस किस चीज़ के प्रति? तो ये ध्यान रखना, ये होता है टेम्परेचर के प्रति रेसिस्टेंट होता है, ठीक ना, रेसिस्टेंट टुवार्ड्स टेम्परेचर, फॉर टेम्परेचर। स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। इनफैक्ट कोई भी ऐसा नॉन एंजाइम नहीं अभी तक खोजा गया है जो इसको क्या करे, डिस्ट्रॉय कर सके। यही वजह है, हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि ये फॉसिल्स के रूप में पोलन ग्रेन जो है हज़ारों साल तक क्या होता है, प्रिजर्व रहता है ड्यू टू एग्जाइन, स्पोरोपोलिन की वजह से। और एक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। ये इंटाइन तो इंटैक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन जर्म पोर कहाँ मिलता है? एग्जाइन में। ये जर्म पोर क्या है? ये जगह जगह क्या होता है, जगह जगह ओपनिंग होता है। क्या है ये? ओपनिंग होता है, जगह जगह ओपनिंग है। कैसा ओपनिंग है? कैसा ओपनिंग है? तो इस होकर के ग्रोथ करता है क्या? पोलन ट्यूब ग्रोथ करता है। क्या ग्रोथ करता है? पोलन ट्यूब ग्रोथ करता है। इस होकर के पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगा, जगह जगह रहेगा, एक से अधिक रह सकता है। और ये पोलन ट्यूब ग्रोथ करता है, जिस होकर के क्या होगा, फाइनली ये जो इसके अंदर कंटेंट है पोलन ग्रेन के अंदर, वो क्या होगा, बाहर आएगा। ये क्या है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में इंटाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, इंटाइन का वाल। और नॉर्मली वेजिटेटिव सेल्स पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और जनरेटिव सेल, इसमें जर्म सेल है, ये जर्म न्यूक्लियस है जो कि बाद में पोलिनेशन में भाग लेगा, स्टिग्मा के ऊपर ये पड़ेगा। तो देखिए इधर, ये एक सेल क्या था, ये वेजिटेटिव सेल था, और ये दूसरा क्या था, जनरेटिव सेल था। तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली पोलन ग्रेन क्या है, टू सेल्ड कंडीशन में, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में 60% प्लांट में क्या होता है, ये टू सेल्ड कंडीशन में पोलिनेशन होता है 60% प्लांट में, ध्यान रखेंगे। और रिमेनिंग 40% प्लांट में क्या होता है, ये पोलन ग्रेन 3 सेल्ड कंडीशन में एंथर से बाहर आता है। 3 सेल्ड कंडीशन में नहीं, एंथर से बाहर तो 2 सेल्ड कंडीशन में आएगा। आफ्टर पोलिनेशन स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है, तो एक बार जेनेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होता है। तो जेनेटिव न्यूक्लियस क्या है, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड करता है। तो बोलते हैं 2 जेनेटिव सेल 1 वेजिटेटिव सेल। तो ये 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में।
मोस्टली में क्या है 2 सेल कंडीशन में, ये ध्यान रखना। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, पोलन का शेप साइज देखे थे, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला बात ध्यान रखना है। 40 to 50 माइक्रोस्फीयर, माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये देखिए पोलन टेट्राड, इसमें से कोई एक सेल ले लिए, ये हुआ। अब इसमें डिवीजन हुआ, वैक्यूलाइजेशन होगा, न्यूक्लियस है ये, और इसमें डिवीजन हुआ और ये 2 सेल। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए ये वेजिटेटिव सेल, ये, और ये जनरेटिव सेल। देखते हैं स्पिंडल शेप का है न्यूक्लियस, क्या है ये स्पिंडल शेप, और ये क्या है इरेगुलर। इरेगुलर ध्यान रखिएगा। ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। आपके एनसीईआरटी मेंशन है इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट 2 सेल स्टेज। बहुत बार एग्जाम पूछा। और रिमेनिंग 40% प्लांट में क्या है 3 सेल स्टेज में। अब देखिए दूसरा एस्पेक्ट है, पोलन ग्रेन क्या होता है, काफ़ी छोटा है, ये हवा में उड़ता रहता है एयर करंट के साथ, और ये उड़ते उड़ते डस्ट के रूप में मान लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर यदि आ गया ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो बहुत सारे लोगों में ये एलर्जी का काम करता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह ये कॉज करता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कहता पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी, ये ध्यान रखना, सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशन इन सम पीपल, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस करता है। कुछ एग्जाम्पल दिया है, पार्थेनियम या कैरोट ग्रास प्लांट बोलते हैं, ये इंडिया में पहले अवेलेबल नहीं था, ये बाहर से आया। व्हीट जब हमारे कंट्री में पहले के टाइम में हम लोग जो है फूड प्रोडक्शन में मतलब आत्मनिर्भर नहीं थे, तो हम लोग जो है बाहर से मंगाते थे फूड, तो अमेरिका वगैरह से बाहर से आता था, तो उसके साथ जो है वीड्स वगैरह भी आ जाता था, वो इसी में कैरोट ग्रास आया था, ठीक है, जो अभी आ करके उसका पोलन जो है काफ़ी प्रॉब्लम करता है लोगों में, पोलन एलर्जी का काम करता है, ठीक है, ये याद रखेंगे पार्थेनियम ग्रास। चलिए कह रहा है क्या, अभी रिसेंट टाइम में जो डेवलप कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस वगैरह हो गया, जर्मनी वगैरह हो गया, ये सब क्या करता है पोलन ग्रेन, चूँकि इसके अंदर क्या है जेनेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, काफ़ी न्यूट्रिशियस कंटेंट है, तो इसको जो है एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में काम लेता है, फूड सप्लीमेंट। और ये खास करके सिरप और टैबलेट बना करके इसका मार्केटिंग किया जाता है। और जो लोग एथलीट लोग होते हैं वो लोग, या जो रेस हॉर्स, घोड़ा जो घुड़दौड़ में भाग लेता है, रेस में भाग लेता है, उसमें इस टैबलेट का यूज या सिरप का यूज करता है। एथलीट लोग भी इसको यूज करते हैं। क्या होता है, न्यूट्रिशियस है, काफ़ी न्यूट्रिएंट इसमें रिच अमाउंट में मिलता है, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका मार्केटिंग किया जाता है, देखते हैं, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। आजकल फैशन हो गया है, पोलन टैबलेट्स को फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट फ्रॉम टैबलेट एंड सिरप, ठीक है, टैबलेट और सिरप बना कर यूज करते हैं। क्या करता है, ये माना जाता है क्या कि ये इंक्रीज करता है क्या परफॉर्मेंस, ठीक है, काम करने की क्षमता किसका, एथलीट का और रेस हॉर्स का, ये ध्यान रखें। ये देखिए अलग अलग प्लांट से तैयार पोलन प्रोडक्ट है, मार्केटिंग की जाती है। ये बी पोलन है,
ठीक है, बी पोलन उसका दिया है, इधर इंग्लैंड से बना है तो उसका नाम लिखा है, वेट वगैरह लिखा रहता है। ये टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, अगर यदि आप चाहेंगे तो मार्केट से ख़रीद सकते हैं। कहता है ये पोलन ग्रेन आफ्टर एंथर, मैच्योर एंथर से निकलने के बाद ये क्या होता है, हवा में नॉर्मली जो राइस प्लांट है, व्हीट प्लांट है, इस तरह के प्लांट में लगभग 30 मिनट्स के आसपास क्या होता है, इसका विहेबल पीरियड होता है। मतलब 30 मिनट के दौरान पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर के अगर स्टिग्मा के ऊपर पड़ गया तब तो वो कारगर है, नहीं तो फिर वो कोई काम का नहीं होता। तो 30 मिनट्स क्या बोलते हैं, इसका विहेबिलिटी पीरियड है। विहेबल मतलब वो मतलब कि अपने जो काम के लिए पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ है वो काम कर देगा, नहीं तो बाद बाकी पोलन क्या होता है वो ख़राब हो जाता है। वो प्रिजर्व रहेगा, ख़राब तो होगा नहीं, मतलब कि वो पड़ा रहेगा, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, कुछ प्लांट है जिसमें महीनों भर होता है। तो 3 फैमिली का नाम लिखा आपके एनसीईआरटी में, रोसेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। रोज वाला प्लांट का, लेगुमिनेसी जो दलहन वाला प्लांट है, पल्सेस वाला प्लांट है, और क्या है सोलेनेसी पोटैटो फैमिली वाला प्लांट है। इस तरह के प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो लगभग 1 डे के आसपास आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इसको ध्यान रखें। सॉरी 1 मंथ के आसपास जो है वो उसका विहेबिलिटी पीरियड होता है। और ये राइस प्लांट में और व्हीट प्लांट में क्या है 30 मिनट्स, इसको ध्यान रखें। कहता है क्या आजकल जो है पोलन ग्रेन को स्टोर करने का प्रथा चली आ रही, अब आना स्टार्ट हो गया है। पोलन ग्रेन को हम लोग जैसे सीड को हम लोग स्टोर करते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन को भी स्टोर करते हैं। जैसे क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए बहुत सारे एनिमल का इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग का स्पर्म को क्या करते हैं, स्पर्म बैंक में हम लोग स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो इतना ही टेम्परेचर पर हम लोग पोलन ग्रेन को भी बहुत सारे समय के लिए 10 साल 20 साल 25 साल तक के लिए हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन में कहाँ पर है लिक्विड नाइट्रोजन, ये नीट का सवाल है। ये क्या है नीट में सवाल पूछा है ये 18, ध्यान रखिएगा। ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं हम लोग प्रिजर्व करने के लिए। जैसे स्टोर करते हैं सीमेन को, स्पर्म को, ह्यूमन बींग का भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो स्टोर करते हैं ना, इसी तरह से पोलन ग्रेन भी क्या करते हैं आजकल, पोलन ग्रेन को भी हम लोग अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के पोलन ग्रेन को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं, और इसको जैसे सीड बैंक यूज होता है तो ऐसे ही पोलन बैंक के रूप में यूज करते हैं। तो आज अपना मेल वाला पार्ट यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। फीमेल वाला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। मैं इस पर बेस्ड सवाल मैं डाल दूँगा, आप सवाल बना करके सबमिट करेंगे। एनसीईआरटी को आप ध्यान से पढ़िएगा और लेक्चर को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगी। जहाँ भी दिक्कत होगी आप पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं, या फिर जो भी माध्यम अपना सकते हैं आप मुझे तक अपना प्रॉब्लम पहुंचाइए। मैं हर संभव कोशिश करूंगा मैं आपको उसका जवाब दूं। ओके, धन्यवाद।